हेलो एवरीबॉडी, की हाल चाल कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सब अच्छे होंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन सब खुश होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस आज का लेक्चर, एंड दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स का हमें न्यूमेरिकल पोर्शन करना है। अभी क्वेश्चंस नहीं करेंगे बट वी आर क्रिएटिंग आवर बेस फॉर दैट। इन द लास्ट क्लास, इससे पहले मैं अगली क्लास में जाऊँ, पहले पिछली क्लास का एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इन द लास्ट क्लास वी स्टडीड अबाउट कि हम 4 लेजर्स बनाते हैं। कितने लेजर्स बनाते हैं? 4। कौन कौन से? पहला रियलाइजेशन, दूसरा पार्टनर्स लोन बोलेंगे पहले आप, तीसरा पार्टनर्स कैपिटल, और आखिरी कैश और बैंक। वेल डन। रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू किस लिए कैलकुलेट होता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है? फॉर सेलिंग आउट दी एसेट्स एंड फॉर पेइंग ऑफ दी लाइबिलिटीज। एसेट्स को बेचकर लाइबिलिटीज को पे ऑफ करके क्या हमारा रियलाइजेशन का गेन आया है या लॉस आया है, इसलिए हम रियलाइजेशन अकाउंट को बनाते हैं, ताकि डिसोल्यूशन के टाइम पे हमें ये पता चल सके कि हमारा फायदा हुआ या नुकसान हुआ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? वेरी नाइस। फिर हमने पढ़ा कि हमारी जो भी बैलेंस शीट दे रखी होगी, बैलेंस शीट में से सारी की सारी एसेट्स एंड सारी की सारी लाइबिलिटीज आर टू बी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि हमें सारी बुक्स को क्या करना है? बंद करना है। सारे अकाउंट्स को क्या करना है? बंद करना है। तो जब हमें सारे अकाउंट्स को बंद करना है, तो अकाउंट्स को बंद करने के लिए हमारा एक अकाउंट बनाना पड़ता है। किसका नाम? रियलाइजेशन अकाउंट। सारी की सारी एसेट्स को, सारी की सारी लाइबिलिटीज को उस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। बट एसेट साइड में से 3 चीजें नहीं जाती। कौन कौन सी 3 चीजें थी वो याद करेंगे? कैश, बैंक और रिटेन्ड लॉसेस। क्योंकि कैश और बैंक का अलग अकाउंट बनता है और रिटेन्ड लॉसेस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कोई प्रॉब्लम तो नहीं गाइस? लाइबिलिटी साइड से भी 3 चीजें नहीं जाएंगी। कौन कौन सी 3? पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स कैपिटल, उनका अकाउंट बनेगा, और रिटेन प्रॉफिट्स, क्योंकि रिटेन प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। याद आ गया गाइस? पक्का? रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट्स को ट्रांसफर करने की एंट्री हमने कल पढ़ी थी। रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट्स को ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी? वेरी गुड। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, क्योंकि एसेट्स अगर बढ़ती है तो डेबिट, घटती है तो क्रेडिट। तो क्योंकि एसेट्स खत्म हो जाएंगी, इसलिए एसेट्स को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे, और हमारा रियलाइजेशन क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? फिर हमने पढ़ा कि एसेट्स का हम क्या कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सर ने बोला मैडम बेच सकते हैं। हमने पहला ही पॉइंट कवर किया था, हम पार्टनर क्या कर सकते हैं? हम एसेट को बेच सकते हैं। जब हम एसेट को बेचेंगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो कैश और बैंक क्या हो जाएगा? डेबिट। और हमारे पास से क्या चला जाएगा? लाइबिलिटीज, सॉरी एसेट्स। हमारे पास से क्या चली जाएगी? एसेट्स। जब एसेट्स हमारे पास से चली जाएगी गाइस, तो एसेट को क्या कर देना चाहिए? क्रेडिट। बट वो कहाँ पड़ी है? रियलाइजेशन में। या ऐसे भी सोच सकते हो कि रियलाइजेशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, तो एसेट्स बेच के जो पैसा आ रहा है दैट इज अ गेन फॉर मी। अगर हम एसेट्स बेच रहे हैं तो उसके जो पैसा आ रहा है दैट इज अ गेन फॉर मी। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन के रूल से भी हम उसे क्रेडिट कर सकते हैं। जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे सोच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो एसेट बेचने की एंट्री क्या होगी? बैंक या कैश डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। मैंने आपको नोट्स भेजे हैं ग्रुप पर। कौन सा पॉइंट नंबर हमारा चल रहा है नोट्स पर, ये बताइए। अगला पॉइंट नंबर क्या होना है? आप डिस्पोजल ऑफ एसेट्स चल रहा होगा आपका, 4th पॉइंट है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 3rd पॉइंट है डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, बिल्कुल ठीक। पहला है कि हम एसेट्स को ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी, आपने पढ़ लिया, रियलाइजेशन टू एसेट्स। दूसरा मैंने बताया, अच्छा आपके पास नोट्स नहीं है, 5 पेजेस छोड़ दीजिए, 6th पेज पे लिखेंगे। हमारा आज का टॉपिक, हम 3rd पॉइंट लिख रहे थे गाइस। 3rd पॉइंट में आप लोगों ने देखिए डिस्पोजल ऑफ एसेट्स हेडिंग डाली हुई होगी। 3rd पॉइंट में आप लोगों ने क्या हेडिंग डाली हुई होगी? डिस्पोजल ऑफ एसेट्स। अब डिस्पोजल ऑफ एसेट्स का मतलब ये है कि सबसे पहले हम उठा के एसेट्स को ट्रांसफर कर देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एसेट्स को उठा के रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे, एसेट्स को बंद कर देंगे। उसके बाद क्या होगा? अब या तो एसेट्स सोल्ड आउट की जाएगी, जिसकी एंट्री आप लोगों ने लिखी है, कल मैंने पढ़ाई है। क्या एंट्री है?
कैश या बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन। इसके अलावा और एसेट का क्या किया जा सकता है? इसके अलावा एसेट को पार्टनर ले जाएगा गाइस। इसके अलावा एसेट को कौन ले जाएगा? पार्टनर। तो सेकंड पॉइंट लिखेंगे आप, बी पॉइंट। पहले मैं पढ़ा दूं, जब लिखने का टाइम दूंगी तब लिखिएगा। प्लीज स्टॉप राइटिंग एवरीबडी एंड लिसन टू मी वेरी केयरफुली। बी पॉइंट हमारा आता है, इफ एसेट्स आर टेकन ओवर बाय पार्टनर। मतलब लेट्स टेक एन एग्जाम्पल गाइज, हमारे पास एक गाड़ी है, फर्म में एक कार है जिसकी बुक वैल्यू है 1.5 लाख रुपए। हमारी फर्म में क्या है बेटा? एक कार है जिसकी बुक वैल्यू कितनी है? 1,50,000। हमने इसकी मार्केट में वैल्यू पता करी, तो मार्केट में मान लो इसकी वैल्यू आ रही है 1,35। तो या तो हम इसे बेच दें और 1,35 ले लें, पर हमारे पार्टनर्स हैं पी, क्यू और आर। अब पी, क्यू, आर में से मान लो आर को गाड़ी की ज़रूरत है और वो उसके सामने ही गाड़ी रही है, उसने देखा है कि गाड़ी का हाल क्या है क्या नहीं है, तो वो कहता है यार इसे तुम बाहर बेचोगे, तुम इसे बाहर बेचोगे 1,35 का, इससे अच्छा तुम क्या करो, इस गाड़ी को मुझे ही दे दो यार। इंसान गाड़ी वगैरह लेते टाइम हमेशा कोशिश ये करता है कि मेरे सामने की देखी भाली गाड़ी वगैरह हो, उससे हमें ये पता रहता है कितनी बार इसका एक्सीडेंट हुआ था, क्या था क्या नहीं था। अगर एकदम से कोई भी हम सेकेंड हैंड गाड़ी लेते तो हमें डर लगा रहता है, कहीं ऐसा तो नहीं है एक्सीडेंटल हो, ठीक ठाक करा के चेप रहा हो। आ रही है बात समझ में? तो ये कहता है यार मैं कहीं और से लूँगा, इससे अच्छा है क्या करो, ये गाड़ी तुम मुझे ही दे दो ना। तो ऐसे केस को बोला जाता है एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर। मुझे बताओ, क्या तुम्हें कुछ ऐसा गलत लग रहा है? क्या ऐसा हो सकता है या नहीं? पहले ये सोचो। बिल्कुल हो सकता है यार, इट इज़ अ नॉर्मल ट्रांजैक्शन। अगर वो हमारे सामने की गाड़ी है, वो कहेगा फॉर्म से कि भाई ये मुझे दे दो ना, वो ले जाएगा। अब आपको एंट्री सोचनी है। अगर गाड़ी हमारा आर ले गया गाइस, तो अब आपको क्या सोचना है? जर्नल एंट्री। सोचो जर्नल एंट्री कि जब हम आर को गाड़ी देंगे तो आर से पैसा मंगाएंगे या आर को पैसा देंगे सर? करेक्ट, हम आर से पैसा मंगाएंगे। हम कहेंगे सुन आर 1,35 ले आइयो, 1,35,000 ले आइयो। तो उसके लिए वो क्या कहेगा? मेरी कैपिटल में से क्या कर ले? काट ले। मेरी कैपिटल में से क्या कर लो? काट लो। इसका मतलब जब हम पार्टनर को एसेट देंगे तो उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? डिक्रीज होगी। और हमने चश्मा पढ़ा है ना, LIC। हमारी कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट, घटती है तो डेबिट। तो हमारी कैपिटल क्या हो जाएगी? डेबिट। और हमारे पास से एसेट चली गई तो एसेट क्या होनी चाहिए? क्रेडिट। बट एसेट तो कौन से अकाउंट में है? रियलाइजेशन में। तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? प्लीज टेल मी, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री हेयर? सर मैंने पूछा है आपसे। हाँ जी, करेक्ट। पूरा बोलने में भी दर्द आता है, कैपिटल टू रियलाइजेशन। जब बोलने में ही इतनी दिक्कत है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो लिखने में कितना दर्द आएगा मेरे बच्चे। अच्छा ठीक है, विल सी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना? कितना? 1.5 लाख या 135? वेरी नाइस। क्योंकि 1.5 लाख की जो वैल्यू है, बुक वैल्यू, वो आप ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट में डाल चुके होगे। बच्चा कहता है व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 15,000? बेटा वो ऑलरेडी एडजस्ट हो जाएगा कहाँ? रियलाइजेशन अकाउंट में। आ जाओ मैं दिखा देती हूँ एक बार। जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो जो एसेट की बुक वैल्यू है 1.5 लाख, उसे आपने यहाँ पे लिख दिया होगा कार या व्हीकल के नाम से 1.5 लाख, है ना? और जब उसे आपने आर को दिया तो एंट्री आपने अभी बोला है आर टू रियलाइजेशन। इसका मतलब रियलाइजेशन क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय आर्स कैपिटल अकाउंट, वैल्यू कितनी? 1,35,000। ऑटोमेटिकली जो इसका 15,000 का नुकसान है वो यहाँ ऑटोमेटिकली लास्ट में बैलेंसिंग फिगर में एडजस्ट हो जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर टू एवरीबॉडी? वेल डन। एंट्री क्या बन गई? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। लिखेंगे सब एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर।
और ये कौन सी वैल्यू आएगी? एट अग्रीड, एट एन अग्रीड वैल्यू या एग्रीड प्राइस। एग्रीड प्राइस मतलब जो सबके बीच में रजामंदी के बाद प्राइस आया होगा वो। राइट डाउन दिस इन योर थ्योरी रजिस्टर। खाली बैठे रहेंगे फिर आप? मैनेज फ्रॉम समवेयर एल्स। तो एसेट का हम क्या कर सकते हैं मेरे बच्चों? प्लीज टेल मी। एसेट का हम क्या कर सकते हैं? एसेट को हम या तो बेच सकते हैं, जब बेचेंगे तो एंट्री क्या डलेगी? बेचेंगे तो एंट्री क्या डलेगी? बेचेंगे बेटा, बेचेंगे। कैश और बैंक आएगा, कैश या बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन। जब हमारा पार्टनर ले जाएगा तो एंट्री क्या डलेगी? पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। अब हमारा पॉइंट आता है मेरे बच्चों, या तो बेच दें या पार्टनर ले जाए, या ऐसा भी तो हो सकता है कि हम उसे किसी क्रेडिटर को दे दें। सोचो, क्या ऐसा हो सकता है कि हम किसी एसेट को अपनी लायबिलिटी को दे दें? बिल्कुल हो सकता है। आइए मैं समझाती हूँ। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल गाइस। बुक में हमारे पास क्रेडिटर था। बुक में हमारे पास कौन है गाइस? क्रेडिटर। कितने का क्रेडिटर है? क्रेडिटर है मेरे बच्चों, मान लो 45,000 का। क्रेडिटर कितने का है? 45,000 का। 45,000 का क्रेडिटर है, ये बुक वैल्यू है। हमारे पास स्टॉक रखा हुआ है और उस स्टॉक की वैल्यू है मान लो 38, ये उसकी बुक वैल्यू है। हम उसी क्रेडिटर से खरीद के लाए थे ये स्टॉक 2 महीने पहले। हमने 2 महीने पहले ये स्टॉक क्या खरीदा था क्रेडिटर से। क्रेडिटर की वैल्यू है 45, बुक वैल्यू है 38। हम उससे कहते हैं भाई हम क्या करेंगे इस स्टॉक का, अब तो हमारा बिजनेस बंद ही हो रहा है, एक काम कर, तू अपना स्टॉक वापस ले ले, उसका तो बिक जाएगा यार। हम कस्टमर ना सही कोई और सही। वो कहेगा ठीक है, बट 38 में नहीं लूंगा, जितने का मैंने आपको बेचा था उतने में नहीं लूंगा, मैं 10% कम लूंगा। समझ रहे हो बात को? मैं 10% क्या करूंगा? कम लूंगा। 10% कम क्यों कर रहा है? हमने कहा चल ठीक है ले तो सही, मैं 10% लेस में लूंगा। तो कैन यू टेल मी द एग्रीड प्राइस गाइस? एग्रीड प्राइस क्या 38 होगा या 38 माइनस 10%? 3800 रुपीज बच के कितना बचा? 34,200। तो अब बात ये आती है कि स्टॉक की वैल्यू क्या ली जाए, 34,200 या 38? करेक्ट, 34,200, क्योंकि वो उसी बात पे क्या हुआ है? सेटलमेंट हुआ है आपस में बातचीत। एग्रीड प्राइस कौन सा है? 34,200। क्या आपको ये नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन लग रही है? लग रही होगी। जब हम खरीद के लाए थे, अब हम उसे वापस देने की बात कर रहे हैं, इसमें क्या खराबी है? हम भाई फर्नीचर खरीद के लाए, हमें नहीं पसंद आया, या मान लो हमने सोचा बड़ा खरीद लाते हैं तो छोटा वाला वापस कराए, तो नॉर्मल सामने वाला मान जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हार्ड एंड फास्ट। बट बात यह है वो कितने में मानेगा। अगर वो इतने में ही मान गया तो बात अलग है, बट उसने कह दिया मैं तो 10% कम में मानूंगा। अगर मैं यहीं पे कह दूं इन फुल सेटलमेंट, दो केसेस आएंगे। इफ, सबसे पहले यहां पे सी पॉइंट बनेगा क्या? इफ एसेट इज गिवन टू अ लायबिलिटी, और लायबिलिटी किसी भी नाम की हो सकती है गाइस, क्रेडिटर भी हो सकता है, बैंक लोन भी हो सकता है, बट ज्यादातर क्रेडिटर ही लिखा मिलता है, तो मैं ब्रैकेट में क्रेडिटर लिख देती हूँ। तो अगर हम कोई एसेट लायबिलिटी को देते हैं तो दो बातें हो सकती हैं आपके साथ। कितनी बातें हो सकती हैं? दो बातें, कोई भी लिखेगा नहीं। पहली बात, इन फुल सेटलमेंट। क्या मतलब है इन फुल सेटलमेंट? मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। A creditor worth rupees 45,000 has accepted the stock of rupees 38,000 after deducting 10% in full settlement of his claim.
मतलब क्रेडिटर ने कहा ठीक है वो वाला स्टॉक वापस दे जा, बाकी मैं माफ करता हूँ, खत्म, तेरा मेरा हिसाब आज के बाद क्या हो जाएगा, खत्म। गाइस सोचो, अगर हम एसेट दे देते हैं अपने क्रेडिटर को तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री क्या डाली जाएगी, नॉर्मल एंट्री सोचो, नॉर्मल सोचो 11th के हिसाब से कि अगर मैं क्रेडिटर को स्टॉक दे दूं तो क्रेडिटर खत्म हो जाएगा, क्रेडिटर विल बी डेबिटेड, स्टॉक बुक से चला जाएगा, स्टॉक बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट, एसेट का रूल लग रहा है। तो यहां पर हमारा एंट्री क्या डलेगी, क्रेडिटर डेबिट। अभी मैं डिसोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझा रही, मैं नॉर्मली पूछ रही हूँ, नॉर्मली एंट्री क्या डल जाएगी, क्रेडिटर टू स्टॉक। पहले मेरे को ये बताओ यहाँ कोई डाउट है क्रेडिटर टू स्टॉक में तो बोलिए, पहले प्लीज टेल मी, यहाँ क्रेडिटर टू स्टॉक में कोई डाउट है आप लोगों को, नहीं, पक्का मेरे बच्चों, क्योंकि लायबिलिटी है ये खत्म हो गई इसलिए डेबिट, और क्योंकि एसेट है ये खत्म हो गई इसलिए क्रेडिट। बट डिसोल्यूशन के केस में ये क्रेडिटर और ये स्टॉक दोनों ही कहाँ जा चुके हैं बताओ मुझे, वेल डन, क्योंकि हमने सबसे पहले सारी एसेट्स को और सारी लायबिलिटीज को क्या कर दिया था, ट्रांसफर कर दिया था, एक्सेप्ट कैश, बैंक, रिटेन प्रॉफिट्स, रिटेन लॉसेस, पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स कैपिटल। क्या वहां मैंने कहीं भी क्रेडिटर्स बोला था, क्या मैंने वहां कहीं भी स्टॉक बोला था, नहीं। तो स्टॉक और क्रेडिटर दोनों ही कहां पहुंच चुके होंगे, दोनों ही रियलाइजेशन अकाउंट में होंगे। अगर वो दोनों ही रियलाइजेशन अकाउंट में होंगे तो क्या रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन कोई एंट्री डल सकती है, नहीं। तो इसका क्या होगा, इसका आंसर सही सोच रहे हो बिल्कुल दिमाग में तुम लोग, नो एंट्री। क्या एंट्री होगी, नो एंट्री। क्यों, कोई भी एंट्री यहां पर नहीं डलेगी। रीजन इज वी कैन नॉट record the entry realization to realization because already the liability and my asset has been disposed of, वो already पहले ही बुक्स में खत्म हो चुकी है, तो यहां पर होगा no entry। clear to you or not? पर ऐसा कब हो रहा है, फुल सेटलमेंट के केस में। फुल सेटलमेंट मतलब क्या है, उसका हमारा हिसाब किताब बंद, खत्म, क्लियर, डन एवरीबॉडी। यही दूसरा इसका दोस्त होता है पार्शियल सेटलमेंट। क्या वर्ड है गाइस, पार्शियल सेटलमेंट या फिर पार्टली पेड। क्या होता है, पार्शियल सेटलमेंट या फिर पार्टली पेड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा। अब सिनेरियो बदल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है देयर वाज अ क्रेडिटर ऑफ ₹45,000 एंड ही एक्सेप्टेड अ स्टॉक ऑफ बुक वैल्यू 38 एट एन एग्रीड प्राइस ऑफ 10% लेस देन। इसका मतलब कितना, 34,200। कितना होएगा, 34,200। गाइस प्लीज मेरे को बताओ, अब अगर मैं आपसे इन फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं लिखा, इन फुल सेटलमेंट नहीं लिखा, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, मेरे चीतो, मेरे बालकों, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, टेल मी द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स, टेल मी द रिमेनिंग क्रेडिटर्स। क्या आप 45 माइनस 38 बोलेंगे या 45 माइनस 34,200 या माइनस 38, दोनों में से कौन सी फिगर, ए या बी, चॉइस आपकी है, जल्दी बताइए, ए या बी। वेल डन, ए। क्यों, क्योंकि एग्रीड प्राइस हैज बीन एक्सेप्टेड यार। मैं अपनी किताब में उस स्टॉक को भले ही 50 का दिखाती रहूं, सामने वाले को उससे क्या मतलब है, सामने वाले को उससे क्या मतलब है। मैं अगर अपने स्टॉक को 50 का भी दिखा दूं, लाख का भी दिखा दूं, मैं कहूं मेरा सामान है, मेरा तो बेहतरीन है, वो तो डिपेंड करता ना सामने वाला कितना पैसे देने के लिए तैयार है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसलिए हमारा रिमेनिंग क्रेडिटर कितना बचेगा, 45 माइनस एग्रीड वैल्यू, कितना आ गया, 10,000। पिछली बार ये 10,800 उसने सेटल कर दिया था, उसने कहा तेरा मेरा काम खत्म, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अब की बार वो कह रहा है भाई साहब क्या करूंगा, पैसे लूंगा, बचे हुए के क्या लूंगा, पैसे लूंगा। सीधी सी बात है कि अगर मेरा 45,000 का
क्रेडिटर था, उसमें से हमने 34,200 का स्टॉक उसे दे दिया, तो हमारा उसका सेटलमेंट कितना बचा है? 10,800। अब ये 10,800 हमें उसे देना पड़ेगा ही पड़ेगा। क्या वो छोड़ देगा हमें? क्या वो छोड़ देगा? भाई साहब बिजनेस बंद नहीं करने देगा, कहेगा बिजनेस कैसे बंद करोगे, यहीं आग लगा दूंगा तुम्हारे बिजनेस में, यहीं लेट जाऊंगा, ला रहा हूँ मैं, जज बुला के ला रहा हूँ, जज बुला के ला रहा हूँ, ताला कैसे लगाओगे? नहीं लगाने देगा। तो 10,000, हाँ जेसीबी, हाँ 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 बेटे, बचपन में बहुत जेसीबी चलाई हैं, मतलब देखिए खड़े हो गए तुमने, बहुत टाइम पास करा है। तो दिस इज व्हाट 10,800 अब क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। बस अब मेरे को जर्नल एंट्री बता दो, एंट्री बताओ प्लीज। बिल्कुल 11th क्लास की नॉलेज लगा के बिल्कुल सटीक जवाब दिया लड़के ने, वेरी गुड। क्रेडिटर टू कैश, आपके दिमाग में भी यही आया, बट तुरंत लगाओ 12th का दिमाग। क्रेडिटर पड़ा है रियलाइजेशन में, तो क्रेडिटर दोबारा डेबिट नहीं हो सकता। क्या एंट्री डलेगी? करेक्ट मेरे चीतो, वेल डन, कीप इट अप। क्या एंट्री डलेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट? हाँ 10,800। मैम, मैंने कहा हाँ जी मैम, बाकी का क्या करा? यार बाकी का इधर से एसेट चला गया रियलाइजेशन में से, और इधर से लायबिलिटी चली गई। एसेट लायबिलिटी दोनों ने आपस में क्या कर लिया? सेटलमेंट कर लिया। तो रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन 34,200 की मैं डाल नहीं सकती गाइस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ आ रही है बात? इसीलिए मेरे बच्चों, मेरे चीतों, मेरे बाल को, इसीलिए जो रिमेनिंग क्रेडिटर्स हैं 10,800 के, उसे हम पे करके दिखाएंगे। बाकी 34,200 का हम कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि 34,200 का स्टॉक गायब, इधर से क्रेडिटर गायब, दोनों का सेटलमेंट ऑटोमेटिकली हो चुका है। क्लियर टू एवरीबॉडी? समझ आ रही है बात? पक्का? अब इसे नोट्स में लिखेंगे, मैं एग्जाम्पल लिखा के बता रही हूँ। ये फुल सेटलमेंट वाला पूरा क्लियर कर दो। नया अकाउंट यहाँ खोल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ जो आपके दिमाग में आ रहा है, देख बेटा, यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट बनाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी स्टॉक लिख चुके होंगे आप 38, यहाँ आप ऑलरेडी क्रेडिटर लिख चुके होंगे 45, इधर से ये गया, इधर से ये गया, ऑटोमेटिकली इनका जो भी प्रॉफिट लॉस आ रहा है खुद में सेटलमेंट हो जाएगी। लास्ट में जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो इनका सब गेन या लॉस जो भी है उसे ऑटोमेटिकली क्या कर लेगा? नीचे वाला जो रियलाइजेशन का गेन या लॉस लास्ट में निकल जाएगा, उसमें एडजस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली सब कुछ। सिर्फ इतना लिखना प्लीज, पार्शियल सेटलमेंट पे रुक जाना। पार्शियल सेटलमेंट या पार्टली पेड के नीचे पहले मैं एग्जांपल लिखाऊंगी, फिर एंट्री लिखना। फटाफट से नोट इट डाउन फास्ट गाइस। पार्शियल सेटलमेंट या पार्टली पेड में मैं एग्जांपल लिखाऊंगी। हेडिंग लिखो, पार्शियल सेटलमेंट में मैं बोलना स्टार्ट कर रही हूँ। स्टार्ट राइटिंग एवरीवन। एग्जाम्पल, there was a creditor of rupees, there was a creditor of rupees 45,000, there was a creditor of rupees 45,000 and stock worth rupees and stock worth rupees 38,000 38,000 which was accepted by the creditor, which was accepted by the creditor at 10% less, at 10% less, full stop। बेटा जी, क्या यहां पर कहीं भी बोला फुल सेटलमेंट? नहीं। तो इसका मतलब वो सिर्फ ये कहना चाह रहा है कि 45,000 के क्रेडिटर ने 34,200 का स्टॉक लिया और बाकी बचे हुए के बारे में उसने कुछ भी
नहीं बोला, वो कभी भी नहीं बोलेगा। आपको खुद समझना पड़ेगा कि अगर 45 में से 34,200 का स्टॉक मैंने सेटल कर दिया तो 10,800 का क्या, 10,800 का क्या गाइस, 10,800 को पे करके दिखाया जाएगा। मैम, मैंने कहा हाँ जी। मैम ना ले वो, अरे ना ले तो वो बता देता फुल सेटलमेंट यार, अगर ना ले तो वो बता देता। मैम वो माफ कर दे, माफ कर दे तो बताएगा ना फुल सेटलमेंट, अपने आप दिमाग नहीं चलाओगे। माफ कर दिया तो, दोस्त हो गया तो, ये सारी बातें नहीं सोचनी। सीधी सी बात है, जो रिमेनिंग 10,800 से उसके पेमेंट हो जाएगा, यहाँ लिख के दिखाएंगे रिमेनिंग अमाउंट ₹10,800 विच टू बी पेड ऑफ, और ये लिख के दिखाएंगे रियलाइजेशन टू बैंक, इसकी एंट्री बीइंग रिमेनिंग क्रेडिटर्स पेड ऑफ, बीइंग रिमेनिंग क्रेडिटर्स पेड ऑफ। और चीतो यहाँ ये रिमेनिंग आया कैसे है बता देना, 45,000 माइनस 34,200। आपको पता होना चाहिए कि ये 10,800 आपने कैसे फिगर लाया है। डन एवरीबॉडी? Narration is being remaining creditors paid off. Yeah, being creditors paid off will be also the good entry, good narration. Exactly. क्योंकि फुल सेटलमेंट में इधर से क्रेडिटर गया, इधर से स्टॉक गया, मुझे टेंशन ही नहीं, इसलिए नो एंट्री है। डन गाइस? राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट। दोबारा क्या बताऊं बेटा इसमें? रियलाइजेशन टू कैश कैसे बनी? व्हेन यू विल बी पेइंग ऑफ द क्रेडिटर, तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी क्रेडिटर को पे करने की? क्रेडिटर टू कैश। क्या क्रेडिटर बचा है तो उसकी जगह क्या लगा देंगे? कहां पड़ा है क्रेडिटर अब, तो इसलिए कौन सा अकाउंट यूज होगा? ठीक जी, रियलाइजेशन टू कैश। चलिए बेटा पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 लिखेंगे, transferring liabilities to realization account, transferring liabilities to realization account। इसका मतलब सारी लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। लिखेंगे प्लीज, ऑल द लाइबिलिटीज आर टू बी ट्रांसफर्ड टू, लिखिए इसके अंडर, ऑल द लाइबिलिटीज आर टू बी ट्रांसफर्ड टू, कौन सी साइड रियलाइजेशन की बताओ? क्रेडिट साइड, क्योंकि लाइबिलिटी डेबिट होगी, रियलाइजेशन क्रेडिट होगा। ऑल द लाइबिलिटीज आर टू बी ट्रांसफर्ड टू क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन, CREDIT, क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। बड़ा बड़ा लिखोगे, एक्सेप्ट, किसे छोड़ के? एक्सेप्ट किसे छोड़ के गाइस? करेक्ट, 3 थे ना, कौन कौन से? सबसे पहला था रिटेन्ड प्रॉफिट्स, पार्टनर्स लोन और पार्टनर्स कैपिटल। हम नाम लिख देंगे यहाँ, सबसे पहले पार्टनर्स लोन, आप ABC आइएगा, देखेंगे कौन कौन सा बेटा सारी की सारी लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कहां पर? रियलाइजेशन अकाउंट में, सिवाय किसके? सिवाय 3 के। कौन कौन सी 3 है? पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स, हाँ करेक्ट, पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स
कैपिटल, और तीसरा होता है चीतो रिटेन्ड प्रॉफिट्स। बोलिए यस और नो। डू यू ऑल नो व्हाट आर रिटेन्ड प्रॉफिट्स? Retained profits are the previous year's profit which have not been distributed yet. It can be given in the question with the name of general reserve, reserve fund, contingency reserve, P&L का credit balance, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, अब यहाँ पर बात आता है सबसे पहले पार्टनर्स लोन अकाउंट क्यों ट्रांसफर नहीं किया गया? क्यों? हाँ, वेरी गुड, क्योंकि इसका सेपरेट अकाउंट बनेगा। तो यहाँ लिख देंगे टू बी ओपन्ड सेपरेटली। टू बी ओपन्ड सेपरेटली का मतलब क्या है कि इसे हम अलग से ओपन करेंगे बुक्स में। टू बी ओपन सेपरेटली इन द बुक्स। इस अकाउंट को हम सेपरेटली बुक्स में अलग से बनाएंगे। ऐसी पार्टनर्स कैपिटल भी क्यों नहीं बनाया गया, क्यों नहीं ट्रांसफर किया गया गाइस? करेक्ट, क्योंकि इसे भी अलग से ओपन करना पड़ेगा। अब तुम्हारे दिमाग में आता है क्यों अलग से बनाए गए, उसका जवाब मिलेगा जब पूरा फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन कर लोगे। टू बी ओपन सेपरेटली इन द बुक्स। तीसरा रिटेन प्रॉफिट्स, इनका क्या करना चाहिए? क्या ये पे करने हैं गाइस? क्या ये पे करने? नहीं, ये तो पुराने प्रॉफिट्स हैं, इन्हें सीधा सीधा पार्टनर्स में बांट देना चाहिए। उनके कौन से रेशो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो यहां पर लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन विच रेशो गाइस? डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पीएसआर की फुल फॉर्म तो पता है ना आप लोगों को? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में इसे बांटने की एंट्री क्या होगी? क्या एंट्री होगी मेरे बच्चों? करेक्ट, रिटेन्ड प्रॉफिट्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट्स विल इंक्रीज माय कैपिटल। प्रॉफिट विल इंक्रीज माय कैपिटल, तो हमारी यहाँ पे एंट्री डल जाएगी रिटेन्ड प्रॉफिट्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। In which ratio? In their profit sharing ratio, being profits divided among the partner. Clear to you all people? समझ आया सबको अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं भाई? सारी की सारी लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर दो सिवाय इन तीनों के, क्योंकि इसका अलग अकाउंट बनेगा, इसका भी अलग अकाउंट बनेगा, और भाई साहब ये बांट दिया जाएगा। जब प्रॉफिट को बांटा जाएगा तो प्रॉफिट हमारी कैपिटल को बढ़ा देगा। कैपिटल का बढ़ना विल बी कैपिटल का क्रेडिट होना, इसलिए कैपिटल क्रेडिट कर दी। और प्रॉफिट्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, वो बुक्स में से खत्म हो जाएंगे, इसलिए उन्हें क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं। क्लियर टू एवरीवन? समझ आई बात सबको? वेल डन। चलिए अगला पॉइंट लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, डिस्पोजल ऑफ लाइबिलिटीज। फिफ्थ पॉइंट, डिस्पोजल ऑफ। बेटा ये चैप्टर ऐसा ही है, इसे आप साथ साथ लिखते लिखते पढ़ते हैं तब ज्यादा आपके दिमाग में सेट होता है। ठीक है, डिस्पोजल ऑफ लाइबिलिटीज मतलब क्या है इस शब्द का? डिस्पोजल ऑफ लाइबिलिटीज, इसका मतलब है कि हमारी जो लाइबिलिटीज हैं, हमारी जो लाइबिलिटीज हैं उन्हें हम क्या क्या कर सकते हैं, उन लाइबिलिटीज का हम क्या क्या कर सकते हैं। सोचो जरा, हमारे पास जो क्रेडिटर है बैंक लोन है, उसका क्या करूं? बच्चा कहता है मैडम पे कर दो। बिल्कुल सही जवाब दे रहा है लड़का हृदय। हृदय ने बिल्कुल हृदय से जवाब दिया है आज। बेटे सही है बात, कह रहा है पे कर दो, लाइबिलिटी को क्या कर दो? पे कर दो। अभी बताया आप लोगों ने, मेरे बिना पढ़ाए आपने अभी जस्ट मुझे यहाँ पे जर्नल एंट्री सही बताई है लाइबिलिटी को पे करने की। बेटा बताना मेरे को जरा, जब लाइबिलिटी को पे करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी? मैम क्रेडिटर डेबिट टू बैंक। फिर डिसोल्यूशन में हो तो वो कहाँ है? रियलाइजेशन में। तो लाइबिलिटी पे करने की एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन टू कैश या बैंक। बताए सबको? फटाफट से लिख दो। सबसे पहले इफ liability is paid off,
इफ लाइबिलिटी इज पेड ऑफ। गाइस अगर लाइबिलिटी पे कर दी तो एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। बिल्कुल सही जवाब मेरे बच्चों, कैश और बैंक कम हो जाएगा इसलिए क्रेडिट, और रियलाइजेशन अकाउंट में लाइबिलिटीज पड़ी है, या ऐसे कह सकते हो लाइबिलिटी पे करना हमारे लिए खर्चा है इसलिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स के रूल से हमने रियलाइजेशन को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। या तो लाइबिलिटी पे कर सकते हो, बताओ हाँ या ना, या तो लाइबिलिटी पे कर सकते हो, या लाइबिलिटी को कौन लेके जा सकता है? यस या फिर लाइबिलिटी को कौन लेके जा सकता है? पार्टनर। तो उसे क्या बोलेंगे? इफ लाइबिलिटीज आर टेकन ओवर बाय पार्टनर। अब इसका मतलब समझना मेरे बच्चों, इफ लाइबिलिटीज आर टेकन ओवर बाय पार्टनर। पहले आइए एग्जाम्पल समझते हैं, फिर लिखेंगे, फिर समझेंगे। स्टॉप राइटिंग एंड लिसन टू मी वेरी केयरफुली गाइज। मान लो देयर वर 3 पार्टनर्स पी क्यू एंड आर। 3 पार्टनर्स थे गाइज, पी क्यू आर। उनमें से आर के चाचा जी, क्या बोल रही हूं मैं, आर के चाचा जी ने क्या कर रखा है? हमें लोन दे रखा है या उन्होंने उधार सामान दे रखा है। मान लो वो हमारे क्रेडिटर थे 50,000 रुपए। आर के चाचा जी क्या थे? 50,000 के हमारे क्रेडिटर थे। अब बेटा जैसी चाचा जी को पता चला आर से कि बिजनेस बंद होने वाला है, हालात खराब चल रहे हैं, तो हम तीनों ने डिसाइड किया कि बिजनेस को क्या कर देंगे? डिसॉल्व। अब उन्होंने तुरंत फोन पे फोन मिलाने शुरू कर दिए, किसको? पी और क्यू को। अरे पुत्र तुम तो बिजनेस बंद कर रहे हो, अरे मेरा पैसा तो दे दो, अरे मैं तो वैसी बुजुर्ग हूँ, कैसे चलेगा काम? हर 1 घंटे में अच्छा बेटे कुछ पैसों का इंतजाम हुआ, कभी पी को कभी क्यू को, कभी पी को कभी क्यू को। अब भाई साहब सोचो, पुत्र पुत्र करके उन्होंने बैंड बजा दी पी और क्यू की। अब जैसे उनके सामने आर आएगा, जैसे उनके सामने आर आएगा, पी और क्यू क्या कहेंगे? अरे यार चाचा जी को देखना, देखियो हर 1 घंटे में फोन कर रहे हैं, अगर 1 घंटे में ऐसे फोन करेंगे तो काम करें या चाचा जी की बात सुने। पहली बार में नहीं मिली ना। सुबह से 5 सेल चेंज हो चुके हैं। आइए गाइस समझेंगे, चाचा जी बुरा मान गए चाचा जी को बुरी लग गई मेरी बात। आइए, तो आर के चाचा जी बार बार पी और क्यू को क्या कर रहे हैं कि भाई क्या कर दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो। अब जैसी आर आया, जैसी आर आया वैसे पी और क्यू ने कहा यार देख यार चाचा जी फोन कर रहे हैं, ऐसे ऐसे थोड़ी होता है। उसने कहा तुम टेंशन ना लो, मेरे चाचा हैं, 50 का सामान हमें दिया है ना, आराम से मैं 40 में उन्हें सेटल कर लूंगा, तुम परेशान ना हो। अब मेरी जिम्मेदारी है चाचा जी को सेटल करना, और आर ने क्या कह दिया, मैं उन्हें कितने में मना लूंगा? 40,000। चाहे मुझे पैर पड़ने पड़ जाए यार, 2-4 दिन पैर दबाने पड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं 40 में मना लूंगा। इसका मतलब द लाइबिलिटी चाचा जी हैज बीन टेकन ओवर बाय आर। अब सोचो, आर ने वादा कर दिया चाचा जी को मैं देख लूंगा। अब चाहे वो चाचा जी को 40 दे के आए, चाहे वो पूरा 50 दे के आए, और चाहे चाचा जी कहते जा बेटा आर तू तो मेरा ही बेटा है, कोई दिक्कत ना, एक भी मत दे। समझ रहे हो? तो इट डिपेंड्स अपॉन देम। बट सोचो, क्या आर फर्म जिम्मेदारी किसकी थी? क्रेडिटर को पे करने की। क्रेडिटर को पे करने की जिम्मेदारी थी किसकी? पूरी फर्म की। और अब वो जिम्मेदारी किसने, उसने किसने कह दिया? आर पे कर रहा है उसे। कौन पे कर रहा है? आर। तो क्या आर बिजनेस से पैसा लेगा या बिजनेस को पैसा देगा? करेक्ट, वो बिजनेस से पैसा लेगा। मतलब फर्म को आर को पे करना बाकी है, तो उसकी लायबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? सोचो, कैपिटल, मेरा कहने का मतलब है क्या आर की कैपिटल इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? टेल मी। इंक्रीज
या डिक्रीज, इंक्रीज या डिक्रीज, वेरी नाइस। क्या होगी, उसकी कैपिटल को हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। हम कहेंगे हमें आर को पैसा देना बाकी है। समझ आ रही है बात? इसका मतलब आर की कैपिटल क्या हो जानी चाहिए मेरे बच्चों, करेक्ट। आर की कैपिटल क्या हो जानी चाहिए, क्रेडिट। और दूसरा करेक्ट, और दूसरा क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन डेबिट। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आर्स, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। कितना, 50 या 40, वेल डन, 40 एट एन एग्रीड प्राइस या एट एन एग्रीड वैल्यू, लायबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर। अभी भी अगर किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क। एक तरीके से और समझा सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। हाँ जी सर, सेटल हो गई। अब वो आर की जिम्मेदारी है, वो क्या करेगा। हमारी बुक्स में से चाचा जी के नाम का क्रेडिटर दिमाग में से खत्म हो चुका है। अब वो 40 देकर आए, 50 देकर आए, कुछ भी ना दे, वो चाचा भतीजे अपना सेटलमेंट कर लें, हमें उससे लेना देना नहीं है बेटा। क्योंकि फर्म की बुक्स में जो क्रेडिटर नाम के ये 450,000 का जो क्रेडिटर था, जो हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफर करा था, दैट हैज़ बीन सेटल्ड नाउ। ठीक है, दिमाग में आता है, पर अभी आर ने तो पे नहीं करा ना, पता नहीं क्या बात है, कुछ भी हो। अब फर्म को लेना देना नहीं है। फर्म ने कहा भाई हम तो तुझे 40 ही देंगे, हम तो तुझे 40 ही देंगे, तू जान तेरे चाचा जान। अब 40 में चाहे तुझे 35 में पटा ले, 5,000 अपना फायदा कर ले, चाहे 45 दे, 5,000 नुकसान में रह जा, हमें मतलब नहीं है। क्लियर टू यू एवरीबॉडी? इसी में ही अगला पॉइंट है, सी पॉइंट, कि लायबिलिटी का क्या कर सकते हैं बेटा, पे कर सकते हैं, या फिर लायबिलिटी को टेकन ओवर बाय पार्टनर हो सकता है, पार्टनर ले गया, या फिर यस, या फिर लायबिलिटी को क्या थमा सकते हैं, एसेट्स, जो जस्ट अभी आपने पॉइंट पढ़ा। हम उसे कल पढ़ेंगे, कल मिलेंगे, सेम टाइम सेम जगह। बाय बाय।